बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। 8 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें जो समाअत हुई है वो इस वजह से भी अहम है कि आज 2 दरखास्तें थीं, और दोनों दरखास्तें थीं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले पर। उस पर अमल दरामद की दरखास्तें थीं और वकील थे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के वकील थे, और वो मेंबर भी हैं, उस इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जो कि हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था जब इजाज़ उल हसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफ़ा दिया था, तो शाहिद जमील खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था इकबाल की नज़म लिख के। फिर उसके बाद इमरान खान और पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब, ये वो वकील साहब हैं जिनको एक दफ़ा इमरान खान से मुलाकात करके वो ज़मान पार्क से निकले थे, तो वो उनको हब्से बिजा में रखा गया था थाने में, और फिर रिहाई हुई थी। तो वो सीनियर एडवोकेट हैं इमरान खान के तमाम मुकदमात में, भंडारी साहब ही वकील होते हैं। आज उन्होंने दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। केस 26वीं यानी तरमीम का है। आप जानते हैं कि उससे मुतल्लिक दरखास्तें हैं। 8 रुकनी बेंच है हाजी अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, और आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब खड़े हो गए, रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि जी मेरी एक दरख्वास्त है जिसमें मैंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि 21 अक्टूबर को जब 26वीं यानी तरमीम मंजूर होती है तो उसके बाद 26 अक्टूबर को चैलेंज हो जाती है 26वीं यानी तरमीम, और 31 अक्टूबर को जो उस वक्त एग्जिस्ट करता था प्रोसीजर, वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, उसके सेक्शन 2(3) के तहत 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी में से 2 रुकनी कमेटी ने अक्सरियती फ़ैसले से 4 नवंबर के लिए 4 और 5 नवंबर के लिए फुल कोर्ट में मुकर्रर कर दी 2024 में 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ तमाम दरखास्तें। 31 अक्टूबर का जो फ़ैसला है वो आज भी इंटैक्ट है। वो फ़ैसला आज भी किसी कमेटी ने उस पर, चूँकि अब कमेटी तभी ख़त्म करेगी ना जब कमेटी के पास 3 मेंबरान होंगे, तो 3 मेंबरान कमेटी 2 मेंबरान के फ़ैसले को ख़त्म कर सकती है ना, 2 मेंबरान 2 को नहीं ख़त्म कर सकते, जिसकी वजह से उसके बाद कमेटी की कंपोजिशन तब्दील कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तब्दीली ले आए। उसमें जो पहले था कि चीफ जस्टिस और साबिक जो 2 सीनियर जजेज़ हैं, उसके बाद ये किया गया कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और फिर एक जज जो चीफ जस्टिस जिसको अपॉइंट करेंगे, तो वो फिर उन्होंने मुनीब अख्तर को हटा के अमीनुद्दीन खान साहब को उस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया था। तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, चूँकि मंसूर अली शाह तो उसमें मौजूद थे, जिसकी वजह से वो 31 अक्टूबर का फ़ैसला आज तक बरकरार था, जो आज मौजूदा निज़ाम के गले पड़ गया। शाहिद जमील खान साहब ने कहा जी कि हमने इंडिपेंडेंट पिटिशन्स दायर की हुई हैं, और हमारी जो इंडिपेंडेंट पिटिशन है उसमें हमने ये प्ली ली है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो कि तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी ये दरख्वास्त है, और उसमें तमाम अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उसमें असद कैसर और बाकी लोगों के भी दस्तखत हैं। हमारी ये इस्तदा है कि चूँकि फुल कोर्ट का जो फ़ैसला है वो हो चुका हुआ था 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर, 31 अक्टूबर का फ़ैसला, जिस वक्त उस वक्त आइनी बेंच नहीं था, उस वक्त आइनी तरमीम नहीं थी, उस वक्त आइनी कमेटी नहीं थी। आइनी तरमीम होने के बाद अभी तक आइनी बेंच नहीं बना था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बना था, आइनी कमेटी नहीं बनी थी। जब हमने पिटिशन्स दायर की 26 अक्टूबर था, और 26 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने हमारी दरखास्तों के ऊपर 5 नवंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। फिर आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस थे याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया 4 नवंबर को, और 4 नवंबर को इजलास बुला के उन्होंने आइनी बेंच भी बना दी, आइनी कमेटी बना दी। 5 नवंबर को वो समाअत के लिए मुकर्रर फुल बेंच में ना हुआ, उस पर फिर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर ख़त लिखते रहे, और आज तक वो ना हुआ, और फिर आइनी बेंच में चला गया। 1 साल बाद आइनी बेंच में समाअत शुरू हुई। उस पर जो मोअज़्ज़ज़ जजेस थे उन्होंने तवील मुशावरत की, जजेस की जानिब से बड़ी तवील मुशावरत होती रही कि आया जो पहले हम इस दरख्वास्त को सुने, चूँकि ये वो दरख्वास्त है जिसमें इतनी ही गुजारिश है कि आपका काम हम आसान करने हैं। आप पूछते हैं ना भी हम फुल कोर्ट कैसे बना सकते हैं, तो हम आपका काम आसान करने आए हैं कि चूँकि जब ये 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हुई थी, उस वक्त आइनी बेंच नहीं था, आइनी कमेटी नहीं थी। उस वक्त कानून के मुताबिक जो अथॉरिटी थी वो उस अथॉरिटी ने फुल बेंच बना दिया था, और वो फुल बेंच था उन 16 जजों पे, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इतना बेंच फरमा दे कि चूँकि 31 अक्टूबर का फ़ैसला आज भी इंटैक्ट है, तो उस पर अमल दरामद के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी जाती है कि चूँकि कमेटी तो पहले ही फैसला कर चुकी हुई है, तो इसको फुल कोर्ट बना दिया जाए, और फुल कोर्ट भी वो। अब शाहिद जमील खान साहब को अदालत ने कहा कि उन्होंने मुशावरत की, तवील मुशावरत होती रही, और वहीं पे कमरे अदालत में बैठ के तवील मुशावरत होती रही। पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के साथ, फिर जमाल मंदोखेल साहब के साथ। आज
عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جب وہ ایک موجود ہے کمیٹی کا فیصلہ تو اس کو بات کرنے دی جائے، تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم آخر میں سنیں گے، باقیوں کو جو فل بینچ بنوانے والے ہیں ان کو پہلے سن لیتے ہیں، ان کو آخر میں سنیں گے۔ جسٹس شاہ جمیل خان صاحب نے کہا، سابق جج جسٹس ریٹائرڈ، انہوں نے کہا کہ میری یہ گزارش ہے کہ چلیں آپ اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کے پھر میں جو آپ کا فل بینچ کا سوال ہے اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں، چونکہ آپ نے جو سوالات اٹھائے تھے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، تو اس پہ تو مجھے بات کرنے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو ہم آخر پہ ہی سنیں گے، آپ آخر پہ ہی ہم آپ کو سنیں گے، اور معزز عدالت نے کہا جی کہ آپ آخر میں دلائل دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر عزیر کرامت بھنڈاری صاحب تشریف لائے۔ اب پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 31 اکتوبر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کی استدعا کی ہوئی تھی۔ مین پٹیشن میں باقی جو بار ایسوسیشنز کی درخواستیں تھیں یا مختلف لوگوں کی درخواستیں تھیں اس میں یہ پریئر نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے اسپیسیفکلی پریئر کی تھی کہ 31 اکتوبر منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے، جو تاریخی فیصلہ تھا اس کمیٹی کا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس پر عزیر بھنڈاری صاحب نے اپنے دلائل شروع کر دی، چونکہ عزیر بھنڈاری صاحب کو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا، چونکہ ان کی مین پٹیشن میں ہی انہوں نے نئی درخواست دائر نہیں کی تھی، بلکہ جب انہوں نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا تو اس میں مین پریئر میں یہ انہوں نے استدعا کی تھی۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ جی میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں، میں وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو 31 اکتوبر کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر آپ عمل درآمد کے لیے یہ کہہ دیں، آپ ڈائریکشن دے دیں چیف جسٹس کو کہ جی 31 اکتوبر کا چونکہ فیصلہ پہلے موجود ہے اس کے مطابق آپ فل کورٹ بنا دیں، تو وہ فل کورٹ بن جائے گا۔ دوسری اہم بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے آرٹیکل 191، چونکہ امین الدین خان صاحب نے بھی یہ بات کی، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں بتائیں جی آئین کے آرٹیکل 191A ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے، ہمیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئین سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ آئینی بینچ سنے گا، تو ہم آئینی بینچ ہیں، ہم آئین کے آرٹیکل 191A کے ہوتے ہوئے کیسے فل کورٹ کی بات کر سکتے ہیں یا کیسے معاملہ فل کورٹ کو ریفر کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ہی آبجیکشن تھا، جس کے اوپر انہوں نے یہ آج واضح کیا کہ بدقسمتی سے اب تک جتنے وکیل پیش ہوئے اس معاملے پہ کوئی، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ 191A کو سائڈ پہ رکھ دیں، ہر بندہ کہتا ہے 26ویں یعنی ترمیم کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیچوٹری لاء میں آ چکا ہے، جو قانون کی کتاب میں، آئین کی کتاب میں جو ترمیم آ چکی ہے، ہم ان کو سائڈ پہ کیسے رکھیں؟ اس پر عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کو 6 ججمنٹس دینے جا رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریسیڈنٹ صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی ترمیم ہوتی ہے، جب بھی آئین کی کسی ترمیم میں تبدیلی لائی جاتی ہے، موڈیفیکیشن لائی جاتی ہے، تو آپ نے اس موڈیفیکیشن کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے جو اوریجنل ترمیم تھی یا اوریجنل آرٹیکل تھا یا اوریجنل جو کانسٹیٹیوشن تھا، آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی میں آپ کو وہ ججمنٹس رکھوں گا۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا ایسی تو ججمنٹس ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ موقع دیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا جی وہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کی بات کی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو، انہوں نے کہا جی میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیار کو ایوب خان نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا، 1962 کے کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد جاری تھا، اس کے بعد ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ترمیم کی ایوب خان نے، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1963 کی ججمنٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی چیز جو اوریجنل آرٹیکل کو تبدیل کر رہی ہے، آئین کی جو منشا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر آپ کسی صورت بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سماعت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مثال دی، بڑی خوبصورت مثال دی عزیر بھنڈاری صاحب نے۔ بھنڈاری صاحب نے کہا جی مجھے ایک بات بتا دیں، کل پارلیمنٹ 184(3) جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو کہ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ جب 191A کو پڑھیں گے تو آپ 184(3) کو بھی تو پڑھیں گے، اس میں سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ 191A میں سپریم کورٹ کو نہیں ختم کیا جا رہا، سپریم کورٹ پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس پر عزیر بھنڈاری صاحب نے ایک ایسی مثال دی جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومتی اتحاد ناک آؤٹ ہو گیا مکمل طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ 184(3) اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس کے تحت مفاد عامہ کا کیس ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کل پارلیمنٹ 184(3) میں ترمیم کر کے جو 184(3) کی پاورز ہیں وہ کیبنٹ کو دے دیتی ہے، تو کیا ہم سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت اس امینڈمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکیں گے؟
कर सकेंगे? हम किसके पास जाएंगे? हम किस फोरम पे जाएंगे? अगर आप उस वक्त ये कहेंगे कि भाई 184(3) के पास हमारी पावर ही खत्म हो गई, तो फिर उसको चैलेंज कहाँ करेंगे? उसकी वैलिडिटी को कहाँ जाके देखेंगे? उसको कहाँ जाके हम अपना सर पीटेंगे कि हुजूर ये आइन के बुनियादी जो ज़ाब्ता है उसके खिलाफ है? तो ये जो सवाल था, इसके ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ बेंच था वो वाकई सोचने पर मजबूर हो गया कि कल वो ये अमेंडमेंट कर दें। आज वो कहते हैं जी कि आइनी जो तशरीह है वो 191A के तहत सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है। उन्होंने कहा कि आपने जिस लम्हे, अब ये बात सुनिएगा, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज किया है, जिस लम्हे आप ये समझेंगे ना कि 191A के तहत आप पे बार है, पाबंदी है कि आप फुल कोर्ट को नहीं बेच सकते और आप ही हर सूरत लाज़िम व मलजूम आप ही मुअज़्ज़ज़ बेंच सुनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 26वीं यानी तरमीम को तो मान लिया, आपने तो 26वीं यानी तरमीम को एडमिट कर लिया। और जब आपने 26वीं यानी तरमीम को एडमिट कर लिया, जो अभी सब जुडिस है, अभी जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, अदालत के अंदर डिस्प्यूट पेंडिंग है, और आप पहले ही उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, पहले ही उसको तस्लीम करके अमल दरामद भी कर रहे हैं, तो फिर हमारा ग्रीवियंस का क्या होगा? जब आप 191A को पहले ही दुरुस्त तस्लीम करके अमल दरामद शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये एक जजमेंट थी, इसको तफसीली पढ़ा, उन्होंने सवाल भी हुए। उन्होंने कहा जी कि जो मेरे जजेस के सवाल हैं, चूँकि जो ख़वातीन जजेस हैं मुसरत हिलाली साहबा और आयशा मलिक साहबा, उन्होंने कहा जी चूँकि इन्होंने सवाल नहीं किया, मुसरत हिलाली साहबा बोल पड़ी कि चूँकि हमें समझ आ गई इस वजह से हम सवाल नहीं कर रही। आयशा मलिक साहबा ने कहा जी बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं। तो उन्होंने अब एक जजमेंट, अभी तक आज की समात में उज़ैर भंडारी सिर्फ एक जजमेंट पढ़ पाए, उसमें उन्होंने अदालत को बताया। उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जब आइन के किसी आर्टिकल में तरमीम होती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट 1963 की जजमेंट में, फिर उन्होंने कहा मैं आगे चल के जो भुट्टो केस है उनको भी मैं अदालत के सामने पढ़ूंगा और मैं अदालत को बताऊंगा कि किस तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि 1963 का जो जजमेंट है उसमें वाज़ह तौर पे कहा गया कि किसी अमेंडमेंट में कोई तब्दीली की जाती है तो जब समाअत होगी तो वो ओरिजिनल आर्टिकल के मुताबिक होगी, ओरिजिनल आर्टिकल के मुताबिक समाअत होगी कि जो इसमें तरमीम की गई है वो दुरुस्त है या नहीं है। जब आप कार्रवाई और आप आगाज से ही उस तरमीम की बुनियाद पे समाअत शुरू कर देंगे तो फिर हम किस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं? जब हम 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं और आप 26वीं यानी तरमीम की ही हम 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज करने में 26वीं यानी तरमीम ही रुकावट बन जाए तो फिर बताएं हम कहाँ जाएंगे? आप 191A को तो हम चैलेंज कर रहे हैं और आप उसी 191A को बार लगा के रुकावट खड़ी करके आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट में नहीं जा सकता। हुजूर हमने इसी आर्टिकल को तो चैलेंज किया है। तो आप जब किसी आर्टिकल को चैलेंज किया जाता है, उसमें तब्दीली को चैलेंज किया जाता है, तो जो ओरिजिनल आर्टिकल होता है उसके मुताबिक जो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। खैर आज की जो अभी सिर्फ एक जजमेंट का हवाला दे सके हैं उज़ैर भंडारी साहब, पीटीआई के वकील, उन्होंने केस का रुख ही तब्दील कर दिया और फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का जो फैसला है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जजेस को लाजवाब कर दिया बेंच को। ये हकीकत है। अभी तो शायद जमील खान साहब की जो दरख्वास्त है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वाली, उसके ऊपर उन्होंने भी अभी करना है, लेकिन ये याद रखिएगा 30 नवंबर मेरे ख्याल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट भी है और अभी 10 नवंबर तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। अगर चूँकि 2 जजेस बैरून मुल्क तशरीफ़ लेके जा रहे हैं आइनी बेंच के, तो अगर तो 10 जजेस अवेलेबल हुए तो 10 को समाअत होगी, नहीं तो 10 को बताया जाएगा कि अगली तारीख कौन सी होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि आज की समाअत के बाद मुझे नहीं लगता कि ये, और फिर अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट भी है, उससे पहले 27वीं यानी तरमीम भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा उज़ैर भंडारी साहब को भी और साबिक जो जज हैं शायद जमील खान साहब को भी और तमाम मुअज़्ज़ज़ जो हमारे बेंच है और तमाम वकला साहिबान हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।